हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो कर दें क्या शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं जनाब। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तक सारे के सारे विटामिन के बारे में बताऊंगा पॉइंट्स। ठीक है, तो बने रहिए। लीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आपको पता है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी है। ये कोएंजाइम का रोल करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन है ना, विटामिन B1 के बारे में आपको एक पॉइंट बताऊं तो विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बहुत इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, दैट्स वाई एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन फॉर विच आरडीए मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस इज बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट इंटेक। तो इसका आंसर होगा विच इज दैट विटामिन, दैट दिस इज विटामिन B1। क्यों? क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा करोगे तो विटामिन B1 का इंटेक भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन B1 इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यस और नो? तो इसलिए रिकमेंडेड डेली अलाउंस कार्बोहाइड्रेट इंटेक पर बेस्ड होता है विटामिन B1 का। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन अगर आपको प्रोटीन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे कि इट इज प्रोटीन, इट इज B6। प्रोटीन के बारे में कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो जिसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस प्रोटीन इंटेक पर बेस्ड होता है, तो आप बताओगे वो है विटामिन B6। ठीक है, अब ये विटामिन की पूरी लड़ी खोल के रख दी है मैंने यहाँ पर। विटामिन B1, B2 ये सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में आते हैं। B1 है, B2 है, B3 है, B4 नहीं है, आहा, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको एक एक करके सबके बारे में चीजें देखेंगे। सबसे पहले विटामिन B1 जिसको थायामीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइमीन कहा जाता है। देखो एक थायामाइन भी होता है THY वाला, ये THI है। THY वाला क्या होता है? दैट इज पायरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेस, है ना। ये क्या है? ये विटामिन है, इट इज थाइमीन। ठीक है, इसकी अगर एक्टिव मोइटी अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा, इट इज TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। इट इज द एक्टिव मोइटी ऑफ विटामिन B1 थायमीन। ठीक है, मेन रोल क्या होता है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ विटामिन B1? इट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बड़ी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसका मेन रोल है। रिचेस्ट सोर्स क्या है इसका? राइस पॉलिशिंग से मिलता है। देखो आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स जो होती हैं, ग्रेन्स की आउटर लेयर जिसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं, दैट इज रिच इन विटामिन B1। वो रिचेस्ट सोर्स है। रिचेस्ट सोर्स क्या है? राइस पॉलिशिंग्स। ठीक है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द मार्कर एंजाइम। व्हाट इज द मार्कर एंजाइम फॉर B1 डेफिशिएंसी? इट इज RBC ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। RBC ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी, मार्कर एंजाइम RBC ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। हाँ कि ना रे? हाँ सर। आरबीसी ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि विटामिन B1 डेफिशिएंट है या फिर नहीं है। अच्छा, ये आरबीसी कीटोलेज की डिटेल मैंने HMP पाथवे के वीडियो के अंदर कराई है, तो वो जाकर के आप देखिए, है ना। देन डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाए तो डिसऑर्डर क्या होता है? बेरी बेरी हो जाती है। क्या हो जाती है? बेरी बेरी हो जाती है। बेरी बेरी दो टाइप की होती है बेसिकली, वेट एंड ड्राई। वेट एंड ड्राई। ठीक है, वेट एंड ड्राई जो है यहाँ पर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, वेट जो बेरी बेरी होती है इस कैटेगरी के अंदर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम CVS इफेक्ट होता है, और यहाँ पर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। ठीक है, वेट वाली बेरी बेरी के अंदर एडेमा भी हो जाता है। एडेमा इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। ठीक है, लेकिन यूजुअली पेशेंट्स के अंदर मिक्स्ड बेरी बेरी होती है। मिक्स्ड होती है ना, वेट भी और ड्राई भी, मिक्स्ड टाइप की बेरी बेरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज विटामिन जो B1 है उसकी कमी से बेरी बेरी जो हो जाती है ना, बेरी बेरी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस भी होता है। बेरी बेरी के अंदर क्या होता है जी? लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन भी होती है। बेरी बेरी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस भी होता है। कैसे होता है? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। आपके पास है ये पायरुवेट, है ना। पायरुवेट बदलता है एसिटाइल कोए, ये लिंक रिएक्शन है ना। यहां पर एंजाइम कौन सा काम आता है? PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। हाँ कि ना। इस स्टेप के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और इस स्टेप के अंदर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में B1 की रिक्वायरमेंट होती है।
तो अगर B1 की डेफिशिएंसी होगी तो एसिटाइल कोई नहीं बन पाएगा, पायरुवेट डिपॉजिट होता जाएगा, इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, और पायरुवेट फिर जब एक्सेस में हो जाता है तो बताओ क्या बनता है, तो बनता है लैक्टेट। तो लैक्टेट होगा, ये फिर बढ़ करके इट विल कॉज लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है, लैक्टेट का बढ़ना। नाउ जो एल्कोहलिक्स होते हैं, एल्कोहलिक लोग होते हैं, हम एल्कोहलिक हूँ टाइप्स, है ना, तो उनके अंदर, एल्कोहलिक्स के अंदर सीवियर B1 डेफिशिएंसी होती है। क्या होती है? सीवियर B1 डेफिशिएंसी होती है, दैट इज कॉल्ड वर्निकीज कॉर्सकॉफ साइकोसिस या फिर सिंड्रोम। इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन करा है एल्कोहल मेटाबॉलिज्म के वीडियो के अंदर, वहां पर मैंने इसको अच्छे से समझाया, तो वो आप देखेंगे जाकर के, वर्निकीज कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। अब ये मत बोलना कि मास्टर तू तो हर 2 मिनट बाद में ये बोल रहा है कि उस वीडियो मैंने ये किया है, उस वीडियो मैंने। देखो बात ये, आपको बायोकेमिस्ट्री कहीं ना कहीं से कंप्लीट करनी है, तो आप है ना एक टीचर एक प्लेलिस्ट पकड़ लो और उसमें से बायोकेमिस्ट्री आप पूरी कंप्लीट करो आपकी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हर टीचर का पैटर्न अलग अलग होता है, वो अलग अलग सीक्वेंस में चीज़ें बताता है। तो आप है ना उस चीज़ को थोड़ा सा देखो कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो आप एक जगह एक सोर्स पे स्टिक रहोगे तो आप परेशान नहीं होगे, राइट, क्योंकि एक टीचर एक वीडियो में कुछ बताता है आपको, कुछ पोर्शन वो पहले कवर कर देता है, कुछ बाद में बता देता है। ऐसा नहीं कि वो गलत बताता है या छोड़ देता है चीज़ों को, बट सीक्वेंस डिफर करता है। ओके, चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है, यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि अब हमारे पास एल्कोहलिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर सीवियर B1 की डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम वर्निकीज कॉर्सकॉफ सिंड्रोम कहते हैं, राइट। अब देखो आप, विटामिन B1 की यहां पर डेफिशिएंसी है, वेरी वेरी कॉमन। व्हाई, व्हाट आर द रीजंस कि ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन है? देखो पहला रीजन तो यहां पर ये है कि अल्कोहल इनहिबिट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी। तो अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करोगे तो विटामिन B1 का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा रीजन कि जो ये अल्कोहलिक्स होते हैं, दे यूजुअली डोंट ईट, वो खाते पीते नहीं है, खाते नहीं है ज्यादा, आई मीन पीते रहते हैं, खाते नहीं है ना, ये नशा कम हो जाएगा। सो ये एक पॉइंट हो गया, दीज आर द रीजंस फॉर B1 डेफिशिएंसी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं B2 की तरफ, जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, बड़े प्यार से, मेरा प्यारा राइबोफ्लेविन, मेरा प्यारा, सबका प्यारा राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन B2 की अगर एक्टिव मॉइटी में आपको पूछो, एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, इट इज FMN FAD, these are the active form of vitamin B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है। इनमें भी मोस्ट कॉमन इज FAD, है ना। आपने देखा होगा FMN कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ करती है काम, है ना, ये कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ ETC होता है ना, कॉम्प्लेक्स 1 में प्रेजेंट होती है। FAD कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ ETC सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ रोल करती है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ब्रांच चेन अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज, कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये दीज आर द प्लेसेस वेयर दे वर्क, ठीक है ना। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, मैक्सिमम देखो डिहाइड्रोजिनेज है, तो याद करने में आसानी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ ETC में FAD प्रेजेंट होता है। अब यार ये ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी पाथवेज होते हैं उनके अंदर मेनली NAD काम आता है, FAD थोड़ा कम ही काम आता है ना। तो FAD किन जगहों पे काम आता है, ये जगह आप मेटाबॉलिज्म में आपने पढ़ी होंगी, है ना। तो FAD बहुत कम जगह पे काम आता है, इसलिए इसको याद करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। अब ये भी पॉइंट है कि जो मेनली ये FAD FMN ये ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर काम आते हैं मेनली, ठीक है, वो काम करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। What is the marker enzyme for B2 deficiency? It is RBC glutathione activity. By checking RBC glutathione reductase activity, we can check the deficiency of vitamin B2, right? विटामिन की डेफिशिएंसी इज कॉल्ड राइबोफ्लेविनोसिस, है ना। राइबोफ्लेविन होता है ना विटामिन B2, तो राइबोफ्लेविनोसिस इसको हम बोल देते हैं। राइबोफ्लेविनोसिस में क्या होता है, 2C होता है। 2C मतलब सर 2 बार C बनना नहीं, C का मतलब है यहाँ पर वो जो सोच रहे हैं आप वो नहीं है, क्या है C का मतलब, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन होना और किलोसिस होना। किलोसिस की इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, है ना, ईदर वन और बोथ, ठीक है। तो 2C ये कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन और किलोसिस हो जाता है राइबोफ्लेविनोसिस में, ठीक है।
अब इस कंडीशन के अंदर राइबोफ्लेविनोसिस के अंदर टंग का इन्फ्लेमेशन भी होता है, टंग का इन्फ्लेमेशन भी होता है, दैट इज नोन एज मेजेंटा टंग, मेजेंटा टंग हो जाती है, दिस ऑल्सो कॉल्ड ग्लोसिस्टिस, ठीक है, ग्लोसिटिस बोल देते हैं इसको हम, और जियोग्राफिकल टंग कहते हैं, ठीक है। देन स्टोमेटाइटिस भी हो जाता है, स्टोमेटाइटिस इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, दिस इज स्टोमेटाइटिस, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो व्हाट इज दिस, ये क्या सिचुएशन है, मैंने आपको अभी भी ऊपर ऊपर बताया, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, ये मैंने दिखाया, ये देखो इट इज मेजेंटा टंग, ग्लोसिटिस एंड जियोग्राफिकल टंग, ठीक है। और ये किलोसिस आप देख पा रहे हो यहाँ पर, है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, राइट। तो ये मैंने आपको इसका ग्राफिक इमेज भी दिखा दिया, इमेज वाला पोर्शन भी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन विटामिन B3 यानी नाइसिन की। सो व्हेन वी टॉक अबाउट विटामिन B3 और नाइसिन, इट इज अ एटिपिकल विटामिन, क्योंकि ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड जो होता है बॉडी में, उससे इसको सिंथेसाइज करा जा सकता है बॉडी के अंदर। तो ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड से नाइसिन या विटामिन B3 बॉडी में बन जाता है, दैट्स व्हाई इट इज एटिपिकल विटामिन, ठीक है, एटिपिकल अमाइनो एसिड, इट इज एटिपिकल अमाइनो एसिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ठीक है। कैसे 60 मिलीग्राम 60 mg ट्रिप्टोफेन से 1 मिलीग्राम नाइसिन बनता है, ठीक है। What is the active form of नाइसिन? It is NAD and NADP, ठीक है। वही वही सेम चीज, हम इनके आपको पता है ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, बहुत जगह पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में काम आता है, ठीक है। विटामिन जो अपना B3 है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में मेनली काम आता है, इसकी एक्टिव फॉर्म से NAD एंड NADP, ठीक है। नाइसिन डेफिशिएंसी और पेलिगेरा दे मे कॉज हार्टनप्स डिजीज, ठीक है, हार्टनप्स डिजीज एंड कार्सिनॉइड सिंड्रोम, कार्सिनॉइड सिंड्रोम, हार्टनप डिजीज, these can occur due to नाइसिन डेफिशिएंसी और पेलेग्रा, ठीक है। जो मेज होता है, मेज, जो लोग मेज खाते हैं एज देयर स्टेपल डाइट, वो मेज को यूज करते हैं, ठीक है, ओके हाँ, जो मेज को यूज कर सकते हैं, मेज में प्रोटीन होता है जीन, जीन प्रोटीन होता है ना, जीन प्रोटीन होता है मेज के अंदर, एंड इस प्रोटीन के अंदर ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड इज एब्सेंट, है ना, यहाँ पर मेज के अंदर ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड नहीं होता है ना। तो जो लोग मेज को एज अ स्टेपल डाइट कंज्यूम करते हैं, उनमें विटामिन B3 की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ट्रिप्टोफेन से ही देखो क्या बन रहा था, नाइसिन बन रहा था, तो इसकी कमी ट्रिप्टोफेन की, तो नाइसिन भी कम ही रहेगा, ओके। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट चीज, व्हाट इज दिस आइसोनियाजिड, ये टर्म क्या है? आइसोनियाजिड, इट इज अ एंटी टीबी ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ये क्या करता है? इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ नाइसिन इन बॉडी, ये नाइसिन का फॉर्मेशन इनहिबिट कर देता है बॉडी के अंदर। ये टीबी के दौरान लिया जाए, मैंने बोला ना एंटी टीबी ड्रग है, और ये क्या करता है? नाइसिन का फॉर्मेशन इनहिबिट कर देता है बॉडी के अंदर। सो दैट्स व्हाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंटेशन, वो इस ड्रग के साथ में प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि विटामिन B3 की कमी नहीं हो जाए, नाइसिन की कमी नहीं हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस ड्रग के साथ ये किया जाता है, इट्स अ स्पेशल पॉइंट। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस विटामिन B3 नाइसिन डेफिशिएंसी? तो साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? 6 Ds होंगे। डर्मेटाइटिस, है ना, फोटोसेंसिटिव डर्मेटाइटिस, आप देख रहे हो ना, जो सन के कांटेक्ट में रीजंस हैं, ये देखो डर्मेटाइटिस है, डर्मेटाइटिस, है ना, स्किन जो भी रोग है, डिमेंशिया, डायरिया, डेथ, डिप्रेशन, है ना, डेलेरियम, ये सारी 6 Ds, दीज आर द साइन सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पर कैसल्स नेकलेस बनता है, कैसल्स नेकलेस बनता है। इट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ विटामिन B3 डेफिशिएंसी, नाइसिन डेफिशिएंसी। ये देखो यहाँ पर स्किन पर, ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेकलेस पहना है, तो ये डर्मेटाइटिस में आता है, ठीक है। तो ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, ठीक है जी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। नेक्स्ट चीज, विटामिन B5 की तरफ बढ़ते हैं। B5 पैंटोथेनिक एसिड इसको हम बोलते हैं। एक्टिव फॉर्म क्या है? एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए तो यार बहुत जगह आपको पता है, कितनी जगह यूज होता है एसिटाइल कोए।
तो अगर डेफिशिएंसी हो जाए इसकी तो बर्निंग फुट सिंड्रोम हो जाता है ना, फुट में बर्निंग सेंसेशन होती है पेशेंट को। B6 पायरिडॉक्सिन, इसकी एक्टिव फॉर्म होती है PLP यानी पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है। मेनली प्रोटीन्स के लिए चाहिए, मेनली ये जो B6 विटामिन है ये मेनली प्रोटीन्स के लिए चाहिए होता है। कैसे, कहां रोल करता है, देखो जरा। रोल केवल एक ही ऐसी जगह है जहां पर देखो मेनली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये PLP पायरिडॉक्सल फॉस्फेट या हम बोल सकते हैं दिस विटामिन B6 इज यूज, अदरवाइज ये कार्बोहाइड्रेट में यूज नहीं होता। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहां पर, ओनली वन प्लेस इज देयर वेयर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में B6 का रोल है, B6 रिक्वायर्ड है। वो कहां है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के अंदर। कहां है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के अंदर, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दिस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहां पर इस एंजाइम के रोल में B6 की रिक्वायरमेंट है, बाकी कहीं नहीं होती। बाकी ट्रांसअमीनेशन में देख लो, प्रोटीन सिंथेसिस में कितनी जगह, ट्रांसअमीनेशन में प्रोटीन से रिलेटेड, डीएमिनेशन के अंदर, ट्रांससल्फ्यूरेशन के अंदर, सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन जहां पर अमाइनो एसिड को उसके अमीन फॉर्म में बदल दिया जाता है, हीम सिंथेसिस के अंदर, सिस्टीन सिंथेसिस के अंदर ये जो विटामिन B6 है ये रोल करता है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है जी। देखो अगर ये हीम सिंथेसिस में इसका रोल है, इसका मतलब अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाए तो अनीमिया हो सकता है ना। और साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, ठीक है। साथ में न्यूरोलॉजिकल, तो बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 है ना, एनीमिया प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अकर। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि सीजर्स इन इन्फेंट कैन अकर बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी। तो बताओ कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी सीजर्स होते हैं, कौन सा इन इन्फेंट्स, इट इज विटामिन B6 है ना, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कहाँ हैं, यही तो हैं विटामिन B6 वाले में। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। B7 यानी बायोटीन, B7 यानी बायोटीन की अगर हम बात करें तो बायोटीन की ये मेनली क्या काम करता है, ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व रहता है। कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ CO2 में नीडेड होता है। लेकिन एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है कि जहां पर CO2 भी ऐड हो रही है बट बायोटीन का यूज नहीं हो रहा है ना, देयर इज एक्सेप्शन। कहां है ये एक्सेप्शंस, क्या है बताओ। पहला एक्सेप्शन हो गया CPS के अंदर, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 के अंदर, CPS सेकंड। मैलिक एसिड क्या करता है, पायरुवेट को बदलता है मैलेट के अंदर। पायरुवेट क्या है, पायरुवेट भाई 3 कार्बन का है और मैलेट 4 कार्बन का है। देखो कार्बन का नंबर बढ़ा है, कार्बोक्सिलेशन हुआ है, एक एडिशन ऑफ CO2 हुआ है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लेकिन CO2 ऐड हो रही है लेकिन बायोटीन का यूज नहीं है। तो यहां पे CO2 ऐड हो रही है लेकिन बायोटीन का यहां पर कोई भी रोल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैलिक एंजाइम के केस में। C6 ऑफ प्यूरिन्स, विटामिन K डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन, समझ रहे हो मेरी बात को, विटामिन K डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन होता है, वहां पर बायोटीन का कोई भी रोल नहीं होता, विटामिन K का रोल होता है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलेशन जो हो रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट चीज, जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, एक पर्सन है जो कि रॉ एग्स खा रहा है और उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जा रहा है ना, हाइपोग्लाइसीमिया हो जा रहा है, रॉ एग्स खा रहा है वो लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, देखो ध्यान से सुनो। रॉ एग्स जो हैं वो दे आर रिच इन अ विटामिन विच इज इन अ प्रोटीन, एक्चुअली इट इज एविडिन प्रोटीन। कौन सा, एविडिन प्रोटीन में दे आर रिच। एंड ये एविडिन प्रोटीन क्या करता है, ये बायोटीन को टाइटली बाइंड, कस के एकदम बाइंड कर लेता है। तो एविडिन प्रोटीन टाइटली बाइंड्स विद दिस बायोटीन, सो बायोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस, तो बायोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, सो बायोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि बायोटीन तो इसके साथ टाइटली बाउंड है एविडिन के साथ। जब भाई आदमी रॉ एग्स खा रहा है तो एविडिन आएगा, एविडिन के साथ बायोटीन बाइंड हो जाएगा और बायोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। बट
कार्बोक्सिलेजेस नीड बायोटीन, लेकिन ये तो हो रहा है ना भाई, डेफिशिएंसी हो लेकिन कार्बोक्सिलेजेस को तो बायोटीन की जरूरत है, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर पायरुवेट कार्बोक्सिलेजेस कन्वर्टिंग, मतलब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को यहाँ पर बायोटीन की जरूरत है। एग्जांपल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा क्योंकि इसको बायोटीन नहीं मिल रहा है, तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, बायोटीन डेफिशिएंसी, कार्बोक्सिलेज नीड बायोटीन, एग्जांपल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा बायोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। हाँ कि ना रे? हाँ सर। विटामिन B9 पे पहुंच चुके हैं हम। देखो विटामिन B9 यानी फोलेट, ठीक है, विटामिन B9 या फोलेट आप इसको बोल सकते हो। इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है? THF। THF क्या होता है सर? टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे विटामिन के बारे में कुछ कुछ कई जगह पे कुछ पॉइंट्स है ना आपको नहीं बता रहा हूँ, या फिर जस्ट उनको टच करके जा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं अलग अलग वीडियोस में उनके बारे में काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। जैसे ये अपना B9 है और B12 है, इनके काफ़ी सारे मैक्सिमम पोर्शन आई हैव कवर्ड इन द वीडियो ऑफ मिथियोनिन मेटाबॉलिज्म। मिथियोनिन मेटाबॉलिज्म मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मोर फोकसिंग ऑन द पॉइंट्स विच आई हैव नॉट टोल्ड देयर, आई एम टेलिंग दोज पॉइंट्स हियर, ठीक है। सो यू हैव टू वॉच दीज वीडियोज ऑल्सो, है ना। आप कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑर्डर से अच्छे से देखिए। देन इफ यू टॉक अबाउट B9 डेफिशिएंसी, B9 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और अगर यही B9 की डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं जनाब, मेरी बात याद रखिएगा। क्या हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। देन विटामिन B12 की तरफ आ जाते हैं। विटामिन B12 या साइनो को ओ बाला शैतान का साला, बाला ओ बाला रावण ने है पाला, सब कहे मुझे शैतान का साला, कोबालामाइन, ठीक है। सो कोबालामाइन सर ये क्या था? ये मजा था, पढ़ाई के बीच का मजा। विटामिन B12 या कोबालामाइन, ठीक है। सो विटामिन B12 है, इसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास फंक्शनल फोलेट डेफिशिएंसी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इज नोन एज फंक्शनल फोलेट डेफिशिएंसी। देखो क्या हो रहा है मैं बताता हूं आपको। देखो हमारे पास मैंने बताया ना एक्टिव फॉर्म क्या होती है विटामिन B12 की, सॉरी फोलेट, B12 की नहीं, फोलेट क्या है? फोलेट विटामिन B9 है ना, तो फोलेट की एक्टिव फॉर्म होती है THF, ठीक है। क्या होता है जब मिथाइल THF, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, जो मिथाइल THF इसके साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, जब विटामिन B12 होता है ना, तभी इसकी प्रेजेंस में THF में यानी एक्टिव फॉर्म में बदलता है, ठीक है। मतलब विटामिन B9 की जो इनएक्टिव फॉर्म है दैट कन्वर्ट्स इनटू THF एक्टिव फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ B12, है ना। यही तो फंक्शनल फॉर्म होती है। तो भाई अगर B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? एक्टिव फॉर्म नहीं बन पाएगी। तो जो अब ये फोलेट तो है ही, समझ रहे हो मेरी बात को, फोलेट तो प्रेजेंट है। ये देखो THF है, मिथाइल फोलेट ही हो भले, लेकिन फोलेट तो प्रेजेंट है, तो इसका अमाउंट बढ़ने लगेगा। लेकिन ये वाला फोलेट फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल कौन सा है? ये वाला THF इज फंक्शनल, तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो बात समझ रहे हो? फंक्शनल फोलेट डेफिशिएंसी, समझ रहे हो? फोलेट की डेफिशिएंसी नहीं, फंक्शनल, उसके फंक्शन में डेफिशिएंसी हो रही है। बात समझ रहे हो? ओके। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी प्लस साथ में मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। दीज थिंग्स कैन अकर, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, है ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी प्लस मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। यस और नो? बिलो यस, ठीक है जी। विटामिन B12 की कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, कहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है मेनली। होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन जब मिथियोनिन में कन्वर्ट होता है, यहां पर विटामिन B12 का रोल। मिथाइल मेलोनिल CoA, ठीक है, मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेज एंजाइम जो है, इसको नीड होती है विटामिन B12 की। देख लो, मिथाइल मेलोनिल CoA, ठीक है, म्यूटेज। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस जो कि DNA बनाता है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वो उसके अंदर उसको रिक्वायरमेंट होती है B12 की, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस। हाँ जी, ओके जी, ओके 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 ओके।
नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में सुना होगा ना। इंट्रिंसिक फैक्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि हेल्प करता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। और पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट द इंट्रिंसिक फैक्टर। तो आपने एक बार पहले पढ़ा होगा कि कॉसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर अगर मान लो कि विच इज हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, अगर इसकी कमी हो जाए तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। मतलब सॉरी, ये अलग है। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है? ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर बन जाती हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ना, ये देख लो, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। रिलेटेड है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो फिर इसी के साथ मैंने विटामिन B कॉम्प्लेक्स आपको कंप्लीट करवा दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो अच्छा हम चलते हैं। तो आप कहोगे कि फिर कब मिलोगे? अगले वीडियो में। बाय।